बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कोर्स कोड 6508 के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एंड आज बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। यूनिट नंबर 1 पहले आपने सुन लिया है, तो आज हम दूसरा यूनिट करेंगे। और फॉर कांटेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन हियर। आप किसी भी सोर्स से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर लें, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन हियर, लिंक्डइन प्रोफाइल दिया गया है और यूट्यूब चैनल वो भी आपको बता दिया गया है। तो इस वजह से काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कोर्स से रिलेटेड बाकी वीडियोस वो भी अपलोड की जाएंगी और एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी लाइफ स्किल से रिलेटेड, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल हेल्थ और साइकोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। सो विल टॉक अबाउट यूनिट नंबर 2 इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, L1 L2 ये आपको पता चल गया। L1 क्या होती है? मदर लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। और L2 ये सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसमें दीज आर द कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। लाइक लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस क्या है, लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर कैसे है, मेंटलिज्म ये कौन सी थ्योरी है, और लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इसका क्या आपस में रिलेशन है, कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी हैं, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन आप कहते हैं जी कि हो रही है, तो कैसे पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है। देन यूजेस ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस, फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, फिर लिंग्विस्टिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की क्या अहमियत है, मोटिवेशन आ जाएगी, ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरिस्टिक व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फिर हम स्पेशली बात करेंगे टीचर्स को किस तरह ट्रेन करवाया जाए कि वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कौन कौन से एरियाज़ हैं कि जिस पे हम बात करें और हमारे टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके ताकि बेहतर अंदाज से वो लैंग्वेज को पढ़ा सकें। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि 2 चीज़ें आपने याद रखनी हैं, यानी उसमें मेन फ़र्क याद रखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग अ सब्जेक्ट एंड टीचिंग अ लैंग्वेज। यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, उर्दू, इस्लामियात, सॉरी उर्दू नहीं, उर्दू भी ज़ुबान है, तो इस्लामियात, ये सारे क्या हैं? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, दीज आर द लैंग्वेजेस। तो अब सब्जेक्ट को टीच करना और लैंग्वेज को टीच करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी लैंग्वेज जब हम टीच कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो उस पर आपने फोकस करना होता है। लैंग्वेज की वोकेबलरी इज़ देयर, ग्रामर इज़ देयर, फिर आपकी 4 स्किल्स हैं, तो सब स्किल्स पे प्रॉपरली फोकस करना ये ज़रूरी है। सो वील टॉक अबाउट दिस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें जो डिफरेंट थेरीज आर देयर, पहली तो ये है कि जो बोलना है ये नेचुरली आ जाता है। ठीक है, ये अनकॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, मीन्स ये वेरी सिंपल है, बस बोलना इंसान सीख जाता है जिस भी माहौल में है। लेकिन लिंग्विस्टिकली जब आप देखेंगे और इसको थॉरोली डीपली पढ़ेंगे तो ये कम्प्लेक्स इशू है, यानी इसमें पूरे का पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसके ज़रिए आप लैंग्वेज को सीखते हैं। देन डिफरेंट थेरीज आर देयर। पहली कौन सी है कि वो जी इमिटेशन होती है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसकी वजह से हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। इमिटेशन क्या मतलब है? नकल उतारना। ठीक है, एक बोल रहा है उसको देख के दूसरा भी बोलना शुरू कर देता है। एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कि जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो पॉजिटिव होता है। फिर कुछ और लिंग्विस्ट ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज लर्निंग इननेट प्रोसेस है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत किया गया है इंसानों में कि वो लैंग्वेज को बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा जी कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव क्या है कि आप समझ सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक कैपेसिटी होती है कि दे आर एबल टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, फिर लर्निंग बिहेवियर आ जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है, ये जो स्किनर के तजर्बात हैं जो चूहों पे उन्होंने किए थे, वो जो साइकोलॉजिस्ट आप में से होंगे जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, या वैसे भी आप B.Ed में इनके बारे में काफ़ी डिटेल मौजूद है, तो उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ये क्या है? ये हैबिट फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं तो ट्रायल एंड एरर है, आप चलाते हैं, गलती करते हैं, फिर इस तरह चलते चलते आप उसको सीख जाते हैं।
आखिरकार क्या होता है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो ना, अचानक ब्रेक अप्लाई करनी पड़े तो अब आप सोचेंगे नहीं, आप एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देंगे। यही अगर शुरू का होगा मकसद तो शुरू में आप सोचेंगे, ठीक है। बाद में क्या होता है कि वो आपकी नेचर का हिस्सा बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो वो यही कहते हैं कि जो लैंग्वेज है बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ हैबिट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग एनीथिंग, ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 स्टेप्स ज़रूरी हैं, यानी 2 स्टेप्स, 2 इक़दाम उसमें होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जितना भी लैंग्वेज लर्निंग का काम है ये सिस्टमेटिक स्टेप्स में होना चाहिए, यानी उसका एक लॉजिकल रिलेशन हो आपस में। और अगली बात यह है कि आप रिवॉर्ड भी करें, सक्सेसफुल कंप्लीशन पे आप अप्रिशिएट करें लर्नर को, यानी जो भी चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है आप उसको अप्रिशिएट करें। एंड यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम योर होम्स के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, जब वो कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो वालिदैन कितना खुश होते हैं, ठीक है। मतलब बच्चे ने कहा ना मामा पापा फर्स्ट टाइम, तो वो ओके आज ही बच्चे ने पापा कहा है, आज बच्चे ने मामा कहा है, बेटा दोबारा बोलो क्या कहा आपने। सो दिस इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर, यानी उनका ये कहते हैं कि ये हैबिट फॉर्मेशन है। और पहली बात तो ये है कि आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन पे आप रिवॉर्ड उसको देते हैं। रिवॉर्ड मीन्स कि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं दे आर आल्सो रिवॉर्ड। और प्रोसेस कौन सा है? स्टिमुलस है, रिस्पांस है, रीइंफोर्समेंट है, रेपिटेशन है। स्टिमुलस यानी किस वजह से है, रिस्पांस आप क्या दे रहे हैं, फिर आप बार बार उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, रेपिटेशन करते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है, तो एग्जांपल ये है कि सपोज अ पेरेंट इज गिविंग हिज चाइल्ड अ कैंडी, तो बच्चा सा आगे से कहता है थैंक यू, तो आगे से कहते हैं वेरी गुड, ठीक है। अब वेरी गुड क्या है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उस बच्चे को, यानी आप उसे बता रहे हैं कि बेटा ये जो आपने थैंक यू कहा है ये आपने बहुत अच्छा कहा है, ठीक है। ये हैबिट फॉर्मेशन भी है। और सेकेंडली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बाय द पेरेंट्स ये भी है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए लैंग्वेज लर्निंग आसान, ये प्रोसेस आसान हो जाता है। अब आगे आ जाता है बिहेवियरिस्टिक बिलीफ। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये आपका इमिटेशन और एसोसिएशन होती है। इमिटेशन मीन्स कि आप नकल करते हैं, एसोसिएशन मीन्स कि लफ्ज़ के दरमियान और उस चीज़ के दरमियान ये क्या है, ये एसोसिएशन उसमें आ जाती है। और ये होगी कैसे कि जब आप मुसलसल उस चीज़ की दोहराई कराएंगे, रिपीटिशन करवाएंगे और रीइंफोर्समेंट देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल हो जाएगा। अब इस थ्योरी के मुकाबले में या जो नेक्स्ट आ गया दैट इज़ मेंटलिज्म। और ये नॉम चॉम्स्की, ही इज़ एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, और इनके काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी हैं, और ये पाकिस्तान भी आए थे कुछ साल पहले। एंड इनकी बड़ी लैंग्वेज थ्योरीज और इन्होंने एक अलग यूनिक आइडियाज़ पेश किए हैं, या आप लोग पढ़ भी सकते हैं। जस्ट चेक नॉम चॉम्स्की गूगल में करें तो सारे का सारा इनका LAD वो जो आगे आएगा वो उसका मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंट थ्योरीज आर हियर। अब वो ये कहते हैं, उन्होंने स्किनर के तजर्बात पे क्रिटिसाइज किया है। वो कहते हैं कि स्किनर जो सा उसने तो किया है रैट्स पे, जो रैट्स का बिहेवियर है वो ह्यूमन लैंग्वेज लर्निंग पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात यह है कि स्किनर ने जो नेचर ऑफ लैंग्वेज है उसको वो सही तौर से नहीं समझ पाया, ठीक है। और चॉम्स्की उन्होंने मेंटलिज्म ये थ्योरी पेश की है। एंड व्हाट इज इट? दैट इज एवरीबॉडी पोजेस अ कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। यानी जैसे हम बाकी सारे काम करते हैं ना, इस तरह लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कैपेसिटी अल्लाह ताला ने हर शख्स में रखी हुई है। और अगली बात यह है कि लैंग्वेज लर्निंग, जैसे स्किनर ने कहा था ना कि हैबिट फॉर्मेशन है, यानी आप देखते हैं बस बोल जाते हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स और लेस प्रिडिक्टेबल एज कम्पेयर टू स्किनर्स थ्योरी, ये सारे का सारा प्रोसेस है। फिर उन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, एक्विजिशन की स्पेलिंग्स मिस्टेक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, तो ये उन्होंने एक इसका पेश किया। और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लैड यानी बेसिकली एक जो बच्चा होता है, आर एनी लर्नर ऑफ द दिस लैंग्वेज इज देयर, तो
ये उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में एक हाइपोथेसिस कायम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रामर के रूल्स बना सकते हैं। अब ग्रामर के रूल्स में भी ठीक हूँ, में भी गलत हूँ, लेकिन कुछ रूल्स वो अपने तौर पे बना सकते हैं। एंड दिस एग्जांपल इज गिवन हियर अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है। सपोज बच्चे ने पढ़ा था कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, सोच लिया जी कि अगर वर्ब के साथ ईडी आएगा तो हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। अब यही बच्चे के सामने वर्ड आ गया गो या ब्रिंग, तो अब मे बी चूंकि लैंग्वेज उसने एक एक्विजिशन की है, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल किया है, तो वो ये कह सकता है ही गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ सेइंग ही वेंट टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। लेकिन क्या है कि ये एक प्रॉपरली एक यानी उसने एक हाइपोथेसिस किया है कि इसका इस तरीके से हो सकता है। इन द सेम वे ब्रॉड की जगह वो ब्रिंग्ड कह सकता है। फिर लेंस पर इसके मुताबिक उन्होंने क्या कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एट द सेम एज एज इट इज एन एक्ट कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं बेसिकली ये टाइम क्लॉक, बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आई विल रिकमेंड कि आप गूगल करें इसको कि बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, तो ये आप खुद इसको पढ़ें। तो वो कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक है जिसकी वजह से बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन क्या है? तो पहली तो बात यह है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी कोई आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, आइदर इट इज़ वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चर्स हैं आपके, बेसिक एम है उसका ये है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगली बात यह कि इट इज़ अ सोशल नीड ऑफ द पीपल टू कम्युनिकेट। यानी देखें, कभी भी इंसान को कहा गया ना सोशल एनिमल कहा गया है, तो व्हाट्स द रीज़न कि आप अकेले रह ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको जैसे कैद तन्हाई की सज़ा दी जाती है ना समटाइम्स, तो कैद तन्हाई क्या है? अब हो सकता है कि यू आर हैविंग ऑल द अदर फैसिलिटीज़, लेकिन आपके पास बंदा ही नहीं है जिससे आप बात कर सकें। ठीक है, या समटाइम्स हम लोग जैसे बाहर जाते हैं और वहाँ पे अब तरस जाते हैं कि यार कोई तो हो अपने मुल्क का, कम अज़ कम मैं अपनी ज़ुबान में इससे बात कर सकूँ। ठीक है, तो ये इट इज़ अ सोशल नीड, ये हमारी सोशल नीड है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एंड देन वी वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द रीज़न कम्युनिकेशन हम करते हैं। अब कम्युनिकेशन है क्या? ठीक है, तो इसको समझ लें। कम्युनिकेशन क्या होता है? वन सेंडर इज देयर, वो क्या करता है? वो अपना मैसेज दूसरे को कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है। अगला बंदा उसको क्या करता है, यानी बेसिकली ये इनकोड कर रहा है और अगला उसको डिकोड कर रहा है। आगे इसके बारे में डिटेल भी आ रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, ये इसमें को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ क्लियर टू यू। अब इसी तरह एक बंदे ने इनकोड किया और दूसरा उसको डिकोड करता है। ठीक है, एंड यस, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट यूनिट्स जो अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो क्या हुआ, एक मैसेज एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचा। सबसे पहले जो सेंडर है उसने फॉर्मुलेट किया मैसेज बनाया, उसको इनकोड किया, और अब डिकोड करेगा रिसीवर। ठीक है, जैसे आप किसी पे बात कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं, तो आप अगले बंदे को कहते हैं सॉरी, यस कैन यू प्लीज़ रिपीट। तो व्हाट्स द रीज़न, हम क्यों ऐसा कहते हैं जी? क्या रीज़न हो सकती है? ठीक है, रीज़न क्या है कि हम उसको समझ नहीं सके, दैट्स द रीज़न कि हम उसको कहते हैं नहीं आप दोबारा रिपीट करें, आई एम सॉरी, या पार्डन लव सम यूजुअली स्पेशली व्हेन यू आर अपीयरिंग इन सम इंटरव्यूज़ या वहाँ पे, तो आप पार्डन वर्ड कह सकते हैं। कम्युनिकेशन की टाइप्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक तो आपकी लिंग्विस्टिक हैं और दूसरी नॉन लिंग्विस्टिक है। ठीक है, लिंग्विस्टिक है जिसमें आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं मैसेज। नॉन लिंग्विस्टिक क्या है, उसकी बहुत सी इकसाम है। जैसे यहाँ पे साइन लैंग्वेज की बात हो रही है फॉर द डेफ एंड डम। ठीक है, जो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो साइन लैंग्वेज उनके लिए यूज़ होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैं अगर आपके सामने फेस टू फेस अगर आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ,
और मैं एकदम चुप हो जाऊं तो एकदम आप सारे के सारे अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो व्हाट्स द रीज़न टीचर और लेक्चरर वो क्यों अपना लेक्चर एकदम से रोक देते हैं? कमेंट्स में ज़रा बताएं मुझे। ठीक है, वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त तो नीचे कमेंट्स में लिखें, इसका मुझे जवाब दें कि व्हाट्स द रीज़न कि टीचर्स एकदम अपना लेक्चर क्यों रोक देते हैं। ठीक है, अच्छा सा लेक्चर चल रहा है 10-15 मिनट, बस एकदम वो खड़े हो गए हैं और बोल ही कुछ नहीं रहे और हम सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं और सारे उनकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज देयर इज अ रीज़न, बस बेसिकली ही इज ऑल्सो सेंडिंग यू अ मैसेज और ये नॉन वर्बल है। ठीक है, इसी तरह पुलिस मैन इज देयर, वो जुबान से कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ मोशन ऑफ हैंड्स वो सारी की सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह यू आर टॉकिंग विद अदर पर्सन और देखते हैं जी कि अगले बंदे का चेहरा सुर्ख होता जा रहा है कन्वर्सेशन के दरमियान, तो क्या होगा, हम फौरी तौर पे एक जज करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह एक बंदा है जो मुसलसल अपनी टांगें हिला रहा है तो ये नर्वसनेस है, और स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखा करें, स्पेशली जब आप लोग इंटरव्यूज़ वगैरह में अपीयर होते हैं तो आपकी नर्वसनेस जाहिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी टेक्निक्स होती हैं, ये कोर स्किल्स इनको कहते हैं, CORE कोर स्किल्स। ये इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो आएगी इसी चैनल पे ही। वैसे मेरे उस पर फेसबुक पेज पे ये है कोर स्किल्स के हवाले से एक वीडियो वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल इधर भी इंशाल्लाह मैंने अपलोड करनी है। तो अब क्या होगा कि अगर एक बंदा है बैठा हुआ है, बार बार उसकी टांगें हिल रही हैं, हाथों को वो बार बार यानी वो उंगलियां चटखा रहा है, तो इट मीन्स कि ये उसकी नर्वसनेस को शो किया जा रहा है। और बाज़ बात आपके लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन ये साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में कन्वे हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ना, आप बोल भी रहे होते हैं कोई चीज़, किसी को समझाना चाहें, आप सही तरह ना समझा सकें, आप क्या करते हैं, आप बोल भी रहे होते हैं, साथ साथ आपके हाथों के इशारे भी हो रहे होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि आप थोड़ा सा उस मामले में कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है जी। अब एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन कम से कम 2 लोग होंगे तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इनकी आपस में हो रही है। फिर चैनल और मीडियम है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख के बात कर रहे हैं, तो दीज आर द चैनल्स आर द मीडियम। फिर सेटिंग और सिचुएशन है, किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप बात करेंगे, अब ये नहीं है कि आपने हवा में बात करनी है, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और सारे का सारा मीन्स कि जिस तरीके से भी आप उसका कॉन्टेक्स्ट आप जहन में रखेंगे और ये सारी चीज़ें आप उनमें देखेंगे। देन नेक्स्ट आपका मैसेज कैसा है, आपका बोल के कर रहे हैं, खत लिखा है, वॉइस मैसेज भेजा है, वीडियो कॉल की है, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैसेज। वॉइस लेवल आपका कैसा है, ठीक है, आप नरमी से बात कर रहे हैं, सख्ती से बात कर रहे हैं, टाइम फैक्टर कैसा है, यानी उसकी किस टाइम बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, तो ये सारे के सारे दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह फिर आपने स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखना है कि यानी पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से आप बात करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी ये सारा लेक्चर हो सकता था, लेकिन बेसिक मेरा एम ये था कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, इंग्लिश में आप खुद इसको कर भी सकते हैं, तो उसके लिहाज से चूँकि ज़्यादा बेहतर तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब उर्दू में लेक्चर होगा, फॉर देट रीज़न मैंने इसको उर्दू में किया है। इसी तरह कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो लैंग्वेज लाजमी बात है, जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे जो बेहतर तौर पे समझ सकते हैं तो वही लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे। देन किस वजह से हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहली बात तो यह है कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों के साथ हम सोशलाइज होना चाहते हैं, दूसरों को हदायत दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा दीगर पर्पसेस भी हैं जिनका कम्युनिकेशन जिसका मकसद होता है। एंड कॉन्टेक्स्ट, सो कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स सियाक व सबाक, यानी किस सेंस में आप बात कर रहे हैं। जैसे आधी बात अक्सर का जब हम सुनते हैं ना आधी बात, तो उसका बड़ा रॉन्ग इफेक्ट ही होता है आधी बात का, यानी ना हमें शुरू का पता है ना एंड का पता है, दरमियान में कोई एक लफ्ज़ लिया और उसी के पीछे पड़ गए। एंड यूजुअली आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप स्पेशली देखें कि सियाक व सबाक से हट के मुख्तलिफ लीडर्स की या मुख्तलिफ हमारे रिलीजियस लीडर्स की या आम तौर पे आम लोगों की, वो टोटली दरमियान में से आधी बात लेके और ना पीछे पता है उसने क्यों कहा है, ना आगे पता है क्या मकसद था कहने का,
वो आधी बात लेके वो हम सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं। और वैसे ही अक्लमंद लोग हमें कि बगैर सोचे समझे उसको आगे ट्रांसमिट करते जाते हैं, और इस चीज़ पे ख़ास तौर पे सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वही वो एक एग्जांपल में कोट करता होता हूँ, कुत्ता कान ले गया है। ठीक है, मे भी आपने भी सुनी होगी कि वन ऑफ द पर्सन वाज देयर, तो उसको किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया है। चलो जी, उसने कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। भाग भाग के बड़ी मुश्किल से, कुत्ता भी नहीं हाथ आया, खैर हाँपता कांपता पहुंचा। किसी ने कहा जी कि यार तुम कान तो देखो कि कान है या नहीं है। तो इस वजह से स्पेशली जो चीज़ आप आगे ट्रांसमिट करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आपका क्या इरशाद मुबारक है कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे फैला दे। ठीक है, झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। तो अब इस हदीस मुबारक के आईने में हम देख लें अपना बिहेवियर कि हमारा तर्ज अमल कैसा है। तो बहरहाल इस वजह से है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फुल मैसेज तो आपने कॉन्टेक्स्ट जहन में रखना है, पूरी बात को जहन में रखना है। ठीक है, और इसी तरह कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस होनी चाहिए आपस में, यानी वो रब्त उसमें हो। ठीक है, पूरी बात आपको समझ आए। फिर अगला जो टॉपिक है दैट इज़ द मोटिवेशन। सो व्हाट इज़ मोटिवेशन? तो ये आपका इनर स्टिमुलस है जो आपको किसी एक्शन पे मजबूर करता है। ठीक है, मोटिवेट हम कहते हैं ना, जो फलां से मोटिवेट होकर मैंने ये काम किया है। जब आपकी मोटिवेशन होती है तो उसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल होती है, वो काम आपके लिए करना आसान हो जाता है और आप अपनी पूरी कुव्वत के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, अब बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है, यानी स्पेशली हम लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है वो इस वजह से मोटिवेटेड है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। उसको पता है कि दूसरे मेरी बात सुनेंगे या सुन रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह समटाइम्स किसी का वीज़ा आ जाता है, वो कहते हैं जी कि मैंने यूके जाना है, यूएसए जाना है, और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। वो फ़ौरन क्या करता है, फ़ौरन किसी अच्छे लैंग्वेज सेंटर के या किसी अच्छे टीचर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, चूँकि वहाँ पे तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं अब अपनी बात उनको कैसे पहुँचाऊँगा। तो अब क्या होता है कि समटाइम्स वो जो 3 महीने में जो उसने चीज़ सीखनी हो सकता है कि वो 15 दिनों में या 1 महीने में सीख जाए। व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न इज़ मोटिवेशन। उसको पता है कि ये मेरी नीड है, ठीक है, और इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। उसकी अपनी मर्जी इसमें शामिल है। इट मेक्स लर्निंग ईजी। ठीक है, जैसे पिछला यूनिट में हमने बात की थी ना कि जब आपका सब्जेक्ट मटेरियल लर्नर की नीड्स के मुताबिक होगा तो क्या होगा, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, यानी इजीली आप उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस आपका लर्नर देगा क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ मेरे फ़ायदे की है। ठीक हो गया। अब मोटिवेशन की 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल क्या है कि आप टू पास एन एग्ज़ाम, ठीक है, या कहीं जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह उसके लिए हैं, तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंटल है। और इंटीग्रेटिव ये होती है कि जो आप खुद चाहते हैं कि मैं फ़लाँ कल्चर में जाऊँ, बस लेट्स सपोज आप कहते हैं आपको घूमने फिरने का शौक़ है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे जापान जाना चाहिए। ठीक है, तो आप आते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ना जापानीज़ सीखनी है, चूँकि जापान जाने का मेरा इरादा है, 1 महीने का टूर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ज़ुबान में बात करूँ, थोड़ा उनको देखूँ। तो आपकी जो इंटीग्रेटिव मोटिवेशन है वो ज़्यादा बेहतर है, उसका ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ठीक हो गया। सो देन अब हमारा टॉपिक स्पेशली जो ज़्यादा रिलेटेड है आपकी इस बुक से या आपके इस कोर्स से भी, वो ये है कि हमने टीचर्स की कैसे ट्रेनिंग करनी है कि वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि एक जो कंसेप्ट होता है बॉर्न टीचर का, कि फलां के फलां बॉर्न टीचर है, BORN। ठीक है, तो बॉर्न टीचर क्या है कि यानी उसमें तमाम की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं, वो टीचर बन सकता है। येस, इट्स ट्रू कि कुछ लोगों में अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत होती है कि वो बेहतर तौर पे टीचर्स बन सकते हैं, बट इट डजेंट मीन्स कि जो दूसरे लोग हैं वो अच्छा टीचर नहीं बन सकते। ठीक है, टीचिंग इज़ अ स्किल। सबसे पहले तो ये सीख लें कि टीचिंग क्या है, ये स्किल है। आपने जब गाड़ी चलाना सीखी थी तो पहले दिन आप अच्छे ड्राइवर नहीं थे। ठीक है, आपके भाई ने, आपके वालिद साहब ने, ठीक है, या आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको गाड़ी की जो बेसिक चीज़ें बताई, ये ब्रेक है, ये क्लच है, आपको गाड़ी में बिठा दिया,
अब कभी कभी जो सा है आप ब्रेक लगाना चाहते हैं लेकिन एक्सीलरेटर को दबा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलतियां कर करके फिर क्या हुआ कि अब आपकी ड्राइविंग इतनी पुख्ता हो गई कि आप उस काम में माहिर हो गए। सिमिलरली टीचिंग इज़ अ स्किल, और अगर किसी भी लिहाज से आप समझते हैं कि आई एम नॉट अ गुड टीचर, यानी सपोज आप कहते हैं कि मेरा क्लासरूम कंट्रोल बेहतर नहीं है, इट मीन्स यू हैव टू गेट सम ट्रेनिंग रिगार्डिंग दिस एरिया, ठीक है। इनको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये स्किल है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और कैसे होगी? विद एफर्ट्स, आपकी अपनी कोशिशें होंगी। कहाँ से आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स से आप मशवरा ले रहे हैं, ठीक है, नेट से आप सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो इनके ज़रिए आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मेन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट्स में लिखें ज़रा कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, अच्छे टीचर की बेहतरीन क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट्स में आप लिख लें और हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में तो सबसे जो क्वालिटीज़, मेन क्वालिटीज़ टीचर की यही होनी चाहिए कि पहली बात यह है कि ही शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द लर्नर्स, ठीक है, हमदर्दाना रवैया होना चाहिए। क्योंकि टीचिंग जो है ना, ये प्रोफेशन नहीं है, ये सर्विसेज हैं। बस ये पेशा नहीं है कि आपने बस पढ़ाया है, आपको पैसा दे दिया गया और हमारा मोटिव भी यही हो जी बस मैंने पढ़ाना है और पैसा लेना है। नो, बेसिक एम इज़ कि ये आपकी सर्विसेज होती हैं और ये बड़ा स्पिरिचुअल, ये रूहानी ताल्लुक होता है, स्पेशली टीचिंग और मेडिकल, ठीक है। और ये बात मेरी याद रखें कि जब तक टीचर और डॉक्टर अपने स्टूडेंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो उनका कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। यानी और डॉक्टर इज़ देयर तो ठीक है, उनको फीस लेनी चाहिए क्योंकि वो उनकी टाइम है, एफर्ट है, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं जो, लेकिन साथ साथ एक हमदर्दाना रवैया होगा ना मरीज़ के साथ, तो उस डॉक्टर का, उसके हाथ में अल्लाह ताला शिफा रखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह टीचर इज़ देयर, तो टीचर का काम खाली यही नहीं है कि उसने बस बुक्स को रटवा देना है, या खाली ये नहीं है बस ठीक है जी मैंने तो पढ़ा दिया है, जो मर्जी बच्चे करें, मेरा काम था पढ़ाना, बस ठीक है पढ़ा दिया है। नो, एक हमदर्दाना रवैया, यानी जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ना कि हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह एज अ टीचर हमने उन सब बच्चों के बारे में सीखना है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, व्हाट्स द रीज़न, और उसको जहन में रखते हुए हमने उनको भी साथ लेके चलना है। फिर अपग्रेडेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो उसके लिए एक टर्म आजकल यूज़ होती है कि लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ठीक है। लर्न, LEARN, लर्न मीन सीखना, यानी आपने क्या करना है कि नई बातें सीखनी है। अनलर्न क्या है कि जो ऐसी चीज़ें जो आप समझते थे आज से 10 साल 5 साल पहले बड़ी इफेक्टिव थी, अब आपको वो इफेक्टिव नहीं लग रही, तो अब आप उनको छोड़ दें। यानी आजकल हम में से कोई भी खत नहीं लिखता। अब यही अगर आज 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो खत लिखे जाते थे, ठीक है। आज आप में से कोई बंदा लालटेन इस्तेमाल नहीं कर रहा घर में, ये कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एरियाज होंगे मे बी जहाँ पे यानी बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एट मोस्ट ऑफ द टाइम लालटेन, मे बी आप में से भी कुछ के लिए नई चीज़ हो, तो लालटेन अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, छोड़ चुके हैं। घोड़ों गधों पे सवारी हम नहीं कर रहे, छोड़ चुके हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन हो रही है ना, तो सिमिलरली टीचिंग में भी अपग्रेडेशन लाएं। यानी आप ये ना सोचें कि जिस तरह मेरे टीचर्स ने वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चौक से पढ़ाया था, किताबों से रटवाया था, तो मैं भी इसी तरह पढ़ाऊंगा तो फ़ायदा होगा। नो, ठीक है। जब आपका खाने पीने का अंदाज, रहने सहने का अंदाज, लिबास का अंदाज, हर चीज़ बदल चुकी है, तो टीचिंग में भी आपकी प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म क्या है कि किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज से अंजाम देना प्रोफेशनलिज्म है। और ये प्रोफेशनलिज्म खाली ये कोई हाई लेवल काम जो हम काम कर रहे हैं उसमें नहीं है। किसी भी काम में, किसी भी शोबे में अगर एक बंदा प्रोफेशनल है वो कामयाब है, ठीक है। आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, आपके घर के आसपास 4-5 पंचर वाले बैठे होते हैं, लेकिन आप किसी एक के पास स्पेशली जाते हैं, ठीक है। आप यही कहते हैं कि नहीं उसका काम अच्छा है, वो प्रोफेशनल है, ज़रा प्रोफेशनली काम करता है, प्रोफेशनल डीलिंग करता है, मैंने तो उसी के पास जाना है। अब हो सकता है कि आपके घर से वो काफ़ी दूर हो और 4 लोगों को क्रॉस करके आप उसके पास जा रहे हो, ठीक है। तो क्या वजह है? क्योंकि वो अपने शोबे में माहिर है।
तो इसी तरह आपकी कदर भी उसी सूरत में होगी जब आप अपने शोबे में माहिर होंगे। जितनी भी नई टीचिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, टीचिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, जब तक आप उनको समझेंगे, उन पे अबूर हासिल होगा, तो यू आर अ प्रोफेशनल टीचर। ठीक है। और इसके लिए ये है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये आपकी आ रही है, जो CPDs को कहा जाता है। यानी आपके कोर्सेज वगैरह आजकल गवर्नमेंट में शोबों में और दीगर तमाम शोबों में इस बात का इंतज़ाम किया जाता है कि कोर्सेज करवाए जाएं। तो ये CPD प्रोग्राम्स ये भी टीचर्स के लिए होते हैं, उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। अब अगली बात यह कि किस किस्म का करिकुलम हमारा होना चाहिए। यानी एक टीचर को मैंने तैयार करना है कि ये मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से लैंग्वेज टीच कर सके, मेरी कौम के बच्चों को। तो क्या मैंने करना है? सबसे पहली बात यह है कि उस टीचर की पर्सनल एजुकेशन मैंने देनी है उसको। यानी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, बाकी डीलिंग उसकी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है, यानी टीचिंग प्रोफेशन के लिहाज से। और उसमें क्या चीज़ें, एक तो जनरल ट्रेनिंग होगी एज अ टीचर, और एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी एज अ लैंग्वेज टीचर। ठीक है। जनरल ट्रेनिंग में क्या होगा, क्लासरूम आपने कैसे मैनेज करना है, आपका डिसिप्लिन कैसे करना है, आपके रजिस्टर्स वगैरह ये चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है, बच्चों के मसाइल को कैसे हल करना है, ये आपकी जनरल ट्रेनिंग एज अ टीचर है। और स्पेशल ट्रेनिंग कैसी है, एज अ लैंग्वेज टीचर। अगर आपने बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो बेहतर बनानी है, विच टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड, स्पोकन स्किल्स उनकी बेहतर बनानी है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ होंगी। बच्चे हिचकिचा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू। बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस इज़ अ स्पेशल ट्रेनिंग एज अ लैंग्वेज टीचर। ठीक है। इस तरह आपको मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी करनी है, और वैरायटी इन टीचिंग ये आनी चाहिए। मतलब वही चीज़ नहीं कि बस जैसे एक पढ़ाते आ रहे हैं तो पढ़ाते ही जाएं। अब हर दिन एक ही तरह आपने नहीं पढ़ाना, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स आपकी टीचिंग में वैरायटी होनी चाहिए। वो अगला यूनिट आ रहा है, उसमें हम जो टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, आगे आएगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो होपफुली एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दूसरे ग्रुप्स में, जो आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, या वैसे आप प्रोफेशनली शेयर कर लें। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे आप अपने नाम के साथ, सिटी के साथ, और जस्ट मुझे बताएंगे कि सर हमें इस बात की समझ नहीं आई, इंशाअल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।